इस प्रकार साथियों दो प्रकार के दृष्टिकोण हैं। एक है पूर्वाग्रही या पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण, दूसरा है तटस्थ दृष्टिकोण। किंतु इन दोनों दृष्टिकोण के अलावा एक तीसरा दृष्टिकोण भी होना चाहिए, जिसे नाम दिया जा सकता है सत्य को प्राप्त करने का दृष्टिकोण। यह जो सत्य को प्राप्त करने का दृष्टिकोण है, यह मुझे एकेडमिक रूप से किसी किताब में या कहीं पढ़ने को नहीं मिला, या कहीं लिखा हुआ भी होगा तो मेरे पढ़ने में नहीं आया। लेकिन हमारे महापुरुषों के जीवन संघर्ष का अध्ययन करने पर यह पता चला कि उन्होंने सत्य को प्राप्त करने का दृष्टिकोण अपनाया था। और जहां तक मुझे लगता है कि सत्य को प्राप्त करने का दृष्टिकोण यह एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है, यह एकेडमिक दृष्टिकोण नहीं है, व्यवहारिक दृष्टिकोण है। इसे कोई व्यक्ति जब समाज में काम करता है, फील्ड में काम करता है, तो फील्ड में काम करने पर ही यह सत्य को प्राप्त करने का दृष्टिकोण पकड़ में आ सकता है। अब चूंकि ये एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है और व्यवहारिक दृष्टिकोण होने के कारण मैं एक व्यवहारिक उदाहरण के साथ इसे बताने का प्रयास करूंगा। मैं जिस मोहल्ले में हम लोग रहते थे, उस मोहल्ले में लगभग 50 से 60 परिवार शेड्यूल कास्ट के परिवार थे, और उसी मोहल्ले के बगल में ब्राह्मणों का एक मोहल्ला था जिसमें करीब 15 या 20 परिवार रहते थे। तो ब्राह्मणों का जो मोहल्ला था उसके पास में कुआं बना हुआ था। तो उस कुएं का निर्माण भी हमारे जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, मेरे पिताजी के जनरेशन के जो लोग थे, इन लोगों ने श्रमदान करके वो कुआं बनाया था। और उसके कुछ सालों बाद ब्राह्मण उस कुएं के आसपास आकर बसने लगे, उन्होंने अपने मकान बनाए। तो कुआं बनने के कुछ सालों बाद नगर निगम के नल आ गए। तो नगर निगम के नल आने पर अपने जो शेड्यूल कास्ट की बस्ती के लोग थे, उन लोगों ने कुएं पर जाकर पानी भरना बंद कर दिया और वो नलों से पानी भरने लगे। अब हुआ यूँ कि जब मैं 12 या 13 साल की उम्र का था, तो उस समय गर्मी के मौसम में 3 दिन तक नल नहीं आए। तो जब 3 दिन तक नल नहीं आए तो मेरे मोहल्ले के लोग वो कुएं पर जाकर पानी भरने लगे। जब कुएं पर जाकर पानी भरने लगे तो हमारे मोहल्ले का एक युवा लड़का था, वो जब पानी भरने गया तो पानी भरते भरते उसकी बाल्टी कुएं में गिर गई। अब जब बाल्टी कुएं में गिर गई तो उसने बाल्टी को निकालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन नहीं निकली। तो आखिर में वो कुएं में उतरा और अपनी बाल्टी निकाली। तो जब हमारे मोहल्ले का व्यक्ति कुएं में उतरा तो ये बात वहाँ के आसपास रहने वाले ब्राह्मणों को पता चली। तो उन्होंने इस बात का विरोध किया और उस लड़के के साथ में हाथापाई की। तो हाथापाई करने पर यह बात हमारे मोहल्ले में सभी और पता चल गई, मुझे भी पता चली। जब पता चली तो मेरे मन में ये प्रश्न आया कि आखिर ब्राह्मणों द्वारा हमारे समाज के लोगों के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है, ये प्रश्न मेरे दिमाग में आया। तो इसके कुछ सालों बाद में अपने समाज के कुछ पढ़े लिखे लोगों से मिला और उनसे कहा कि ब्राह्मणों द्वारा हमारे समाज के लोगों के साथ में दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है। तो उन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे जवाब दिया कि क्योंकि हमारे लोगों का रहन सहन अच्छा नहीं है, इस वजह से उनके द्वारा हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो रहन सहन का मतलब कि हमारे लोग छोटा कहे जाने वाले कार्य करते हैं। हमारे लोग जिस बस्ती में रहते हैं वहाँ गंदी नालियाँ बहती है। हमारे लोग दारू पीकर इधर उधर पड़े रहते हैं। तो हमारा रहन सहन अच्छा नहीं होने की वजह से ब्राह्मण हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। पढ़े लिखे लोगों ने ये मुझे जवाब दिया, किंतु इस जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मेरे
मन में ये प्रश्न आया, दूसरा प्रश्न आया कि यदि रहन सहन के कारण वे दुर्व्यवहार करते हैं तो उन्होंने रहन सहन का सुधार करने के लिए अभियान चलाना चाहिए, ऐसी बस्तियों में आना चाहिए और हमारे लोगों को समझाना चाहिए कि रहन सहन में सुधार किया जाए। तो वे लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि वे अपमानित करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। तो रहन सहन एक कारण हो सकता है, लेकिन ये मूल कारण नहीं है, ये अंतिम सत्य नहीं है। तो इसलिए मेरे मन में फिर ये प्रश्न चलता रहा कि आखिर ब्राह्मणों द्वारा दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है। फिर मैं कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिला, तो सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस देश में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था नाम की कोई चीज है और उस वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के कारण हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है। तो जब ये बात पता चली तो तब ये बात सही है कि वर्ण व्यवस्था इस देश में है, जाति व्यवस्था इस देश में है और उसके आधार पर हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। किंतु यह भी अंतिम उत्तर नहीं था, यह भी अंतिम सत्य नहीं था, क्योंकि मेरे मन में फिर प्रश्न आया कि आखिर ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था क्यों बनाई, और अगर बनाई तो हमारे लोग वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था का अनुसरण क्यों करते हैं, यह प्रश्न मेरे मन में आया। तो मैंने फिर इसका उत्तर खोजने की कोशिश की। तो उसके बाद मुझे बौद्ध धर्म के कुछ कार्यकर्ता मिले जो बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते। तो उन लोगों से जब इस विषय पर चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हमारे लोग जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का अनुसरण इसलिए करते हैं क्योंकि उसे वो धर्म मानते हैं और यह ब्राह्मण धर्म है। तो हमारे लोग वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का अनुसरण इसलिए करते हैं क्योंकि ब्राह्मणों ने कहा कि यही तुम्हारा धर्म है, इसे वो ब्राह्मण धर्म कहते हैं और आजकल तथाकथित इसको हिंदू धर्म कहा जाता है, जिसमें वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था है। तो धर्म के नाम पर फॉलो करने के कारण हमारे लोग जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। तो ये बात सत्य है कि वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था और ऐसी ही तमाम अन्य चीज़ों को मिलाकर वे ब्राह्मण धर्म कहते हैं और हमारे लोग उसे हिंदू के नाम पर स्वीकार करते हैं, अनुसरण करते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन फिर मेरे मन में प्रश्न आया कि ब्राह्मणों को ब्राह्मण धर्म बनाने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी, उन्होंने क्यों ऐसा किया, फिर प्रश्न आया। इसलिए ये जो उत्तर मिला कि ब्राह्मण धर्म के कारण दुर्व्यवहार करते हैं, यह भी अंतिम सत्य नहीं था, सत्य था किंतु अंतिम सत्य नहीं था। तो फिर जब मेरे मन में प्रश्न आया कि ब्राह्मणों द्वारा दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है या ब्राह्मणों ने ब्राह्मण धर्म क्यों बनाया, उन्हें ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी, तो इसका जवाब मुझे बामसेप के कार्यकर्ताओं के पास मिला। तो बामसेप के कार्यकर्ताओं ने कहा कि ब्राह्मणों ने इस ब्राह्मण धर्म की रचना इसलिए की ताकि इस देश के बहुसंख्यक समाज को, बहुजन समाज को गुलाम बनाया जा सके। तो जब ये बात मुझे पता चली कि बहुसंख्यक समाज को गुलाम बनाया जा सके, इसके लिए ब्राह्मणों ने ब्राह्मण धर्म की रचना की, तो फिर मेरे मन में प्रश्न आया कि हम लोग भी भारत भूमि पर रहते हैं, हम लोग भी इस भारत भूमि से जो अन्न पैदा होता है उसे खाते हैं, ब्राह्मण भी इस भारत भूमि पर रहता है, वह भी इस भारत भूमि से जो अन्न पैदा होता है उसे खाता है। तो फिर ब्राह्मण हमारे साथ दुर्व्यवहार क्यों करता है या हमको गुलाम क्यों बनाए रखना चाहता है, यह सवाल पैदा हुआ। तो इसका जवाब भी मुझे बामसेप के प्रबोधन में मिला और बामसेप के प्रबोधन में बताया गया कि 21 मई 2001 को डीएनए पर रिसर्च किया गया
और डीएनए के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि ब्राह्मण विदेशी है। अब जब ये उत्तर मिला कि ब्राह्मण विदेशी है और वो इस भारत देश में रहने वाले हम मूल निवासी बहुजन समाज, जिसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और इनसे धर्म परिवर्तित लोग कहा जाता है, हम लोगों को गुलाम बनाए रखना चाहता है क्योंकि ब्राह्मण विदेशी है। अब ये जब उत्तर मिला तो तब मेरे प्रश्नों का सिलसिला बंद हो गया। ये अंतिम उत्तर था, क्योंकि ये इतिहास रहा है कि जो कोई भी विदेशी कौम जिस देश में गई है, वहाँ की प्रजा को उसने गुलाम बनाने का कार्यक्रम चलाया। अंग्रेज भी विदेशी थे, वे हमारे देश में आए, हमें गुलाम बनाया था। ब्राह्मण भी विदेशी है और विदेशी होने के कारण उन्होंने ये सारी प्रक्रिया अपनाई, चाहे वर्ण व्यवस्था हो, जाति व्यवस्था हो, ब्राह्मण धर्म का निर्माण हो। ये सारी प्रक्रिया उन्होंने इसलिए अपनाई क्योंकि ब्राह्मण विदेशी है और हमारे मूल निवासी बहुजन समाज को गुलाम बनाए रखना चाहता है। तो ये जो प्रश्न जब मैं 12-13 साल की उम्र का था, ये जो प्रश्न तब से चला आ रहा था कि आखिर ब्राह्मणों द्वारा हमारे साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है या हमारे लोगों को अपमानित क्यों किया जाता है, तो उसका मूल कारण पता चला कि ब्राह्मण विदेशी है। तो ये जो उत्तर प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, ये जो अंतिम उत्तर या किसी प्रश्न का मूल कारण खोजने की जो प्रक्रिया है, इसे ही सत्य को प्राप्त करने का दृष्टिकोण कहा जाएगा। यही सत्य को प्राप्त करने का दृष्टिकोण है।